हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी IAS-PCS चैनल। दोस्तों, आज जो है इस वीडियो में आपको जो है इकोनॉमिक सर्वे जो भारत का है तो उसका जो है कंप्लीट डिटेल्स एक्सप्लेनेशन करेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, इससे पहले जो है इस चैनल पर स्टडी IAS-PCS चैनल पर आपको एडुकेरिया की वार्षिक अंक जो सितंबर 2023 से अगस्त 2024 तक का ये नया बुक आया है, उसमें से आपको जो है 100 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है, इसमें देखिएगा थंबनेल में होगा फटाफट 100.com। इसमें 100 MCQ होगा दोस्तों, 1 लाइनर होगा और वो सारे सब्जेक्ट से होगा दोस्तों, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और खेलकूद और जो है साइंस टेक्स्ट, इस सब से होगा टोटल 100 प्रश्न। उसके बाद दोस्तों इस चैनल पर आपको बजट करवा दिया गया है 2024-25। उसके बाद फिर ग्रीष्मकालीन जो है पेरिस ओलंपिक हुआ है वो करवा दिया गया है। उसके बाद दोस्तों 18वीं लोकसभा में चुनाव जो हुआ था 18वीं लोकसभा का, तो उसमें किस पार्टी को कितना सीट मिला, उसके बारे में जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम में पूछे जाएंगे उसके बारे में दोस्तों बताया गया है। उसके बाद दोस्तों इस चैनल पर एडुकेरिया के जो इस करंट अफेयर वार्षिकांक अगस्त 2024 में आया है, उसमें 15 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है दोस्तों, जिसमें लगभग 750 MCQ क्वेश्चन है। उन सभी को भी दोस्तों एक मैराथन वीडियो के तहत 1 से 15 प्रैक्टिस सेट के सारे क्वेश्चन दोस्तों करवा दिया गया है, जाके उसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद आप दोस्तों इसमें एक प्रैक्टिस सेट में ये ध्यान दीजिएगा कि लास्ट का जो 14 और 15 नंबर प्रैक्टिस सेट होगा, उसमें दोस्तों 14 नंबर में आर्थिक सर्वेक्षण होगा और 15 नंबर प्रैक्टिस सेट में दोस्तों बजट होगा। तो आप लोग 14-15 जो लास्ट का सेट है उसको जरूर देख लीजिएगा, ताकि इस वीडियो के बाद इससे क्या होगा कि आपको बजट, इकोनॉमिक सर्वे जो है दोस्तों ये भी आ जाएगा और साथ साथ जो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है उससे दोस्तों इस करंट अफेयर का पूरा निचोड़ आपको याद हो जाएगा। तो आप प्रैक्टिस सेट को जरूर देख लीजिएगा जाके। तो चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2024 देखिएगा, इधर ये वार्षिकांक बुक है दोस्तों, ये सितंबर 2023 से अगस्त 2024 तक आया है, जिसमें 15 प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर करवा दिया गया है, बजट भी करवा दिया गया है। ये दोस्तों ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ दिया हुआ है BPSC, UPPSC, JSSC, रेलवे, इन सभी के लिए। तो चलिए दोस्तों ये 6 अध्याय दिया है इस बुक में, तो ये स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए पहला कॉन्सेप्ट से देखते हैं, आइए। देखिए दोस्तों, 22 जुलाई 2024 को आर्थिक समीक्षा 2023-24 संसद में प्रस्तुत किया गया। आर्थिक समीक्षा हमेशा जो है बजट के एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। आर्थिक समीक्षा 2023-24 वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार जो होता है दोस्तों, वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है अभी वर्तमान में V अनंत नागेश्वरन, उनके मार्गदर्शन में आर्थिक कार्य विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा तैयार किया गया है। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, याद रखिएगा, 1950-51 में भारत का पहला आर्थिक समीक्षा को पेश किया गया था। 1964 तक जो है आर्थिक समीक्षा आम बजट के साथ साथ प्रस्तुत होता था, परंतु 1964 के बाद इसे आम बजट से एक दिन पूर्व पेश किया जाने लगा। ये टेबल में दोस्तों, ये टेबल हमेशा याद रखना चाहिए। देखिए, आर्थिक समीक्षा के अनुसार है भारत की GDP में वृद्धि और राजकोषीय घाटा का अनुमान। तो GDP में वृद्धि और राजकोषीय घाटा का अनुमान दोनों देखेंगे दोस्तों। तो देखिए, इधर फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष दिया है, इधर GDP में वृद्धि दिया है और इधर राजकोषीय घाटा जो GDP का प्रतिशत में दिया हुआ है। तो चलिए पहला देखते हैं 2022-23 का संशोधित अनुमान। रिवाइज एस्टीमेट एक होता है दोस्तों, एक बजट एस्टीमेट होता है। तो 2022-23 का जो संशोधित अनुमान है वो GDP में ग्रोथ रेट 7% है 2022-23 में दोस्तों, याद रखिए। और राजकोषीय घाटा GDP का कितना है 6.4% 2022-23 में। लेकिन 2023-24 में अंतरिम अनुमानित में दोस्तों GDP ग्रोथ रेट 8.2% है और फिस्कल डेफिसिट 5.6% है। ये जो दिया हुआ है दोस्तों अंतरिम अनुमानित 2023-24 ये दिया हुआ है दोस्तों 8.2% और राजकोषीय घाटा 5.6%। उसके बाद दोस्तों ये देखिए 2024-25 में अनुमानित जो दिया है, यानी ये एस्टीमेट है दोस्तों, बजट एस्टीमेट है। तो इसमें जो है बजट एस्टीमेट में ये GDP ग्रोथ रेट रहने का अनुमान है 6.5 से 7% की वृद्धि। 6.5 से 7% दोस्तों 2024-25 में अनुमानित है। कितना ग्रोथ रेट रहने वाला है 6.5 से 7.0% की वृद्धि, यानी 6.5 से 7% की वृद्धि GDP ग्रोथ में रहेगा, GDP ग्रोथ। और फिस्कल डेफिसिट जो होगा दोस्तों वहीं 5.6 के आसपास रहेगा। उसके बाद दोस्तों ये देख लीजिए, मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि। मूलभूत कीमत मतलब होता है दोस्तों आधार वर्ष पर जो निकाला जाता है, प्राइस आधार वर्ष पर जो कीमत निकाला जाता है उसको कहते हैं मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि, GVA कहा जाता है दोस्तों, ग्रॉस वैल्यू एडिशन। तो इसमें अर्थव्यवस्था के तीनों चैप्टर दिया है और इधर वृद्धि दिया है 22-23 में और ये 23-24 में, दोनों वृद्धि दिया हुआ है। इसमें देखिए कृषि और संबंध क्षेत्र है जो दोस्तों, इसमें जो है ग्रोथ हुआ है 22-23 में 4.7%, जबकि 2023-24 में कितना हुआ है 1.4%। इसको थोड़ा देख लीजिए दोस्तों, कृषि में 4.7% 22-23 में और 23-24 में 1.4%, यानी वृद्धि जो है कृषि और संबंध क्षेत्र में दोस्तों कमी आई है 22-23 की तुलना में 23-24 में। औद्योगिक क्षेत्र में दोस्तों 2.1% की वृद्धि हुई है 22-23 में, जबकि 2023-24 में 9.5%, यानी औद्योगिक क्षेत्र जो दोस्तों ये वृद्धि कर रहा है, इंक्रीज कर गया।
उसके बाद सेवा क्षेत्र दोस्तों 10% था, अब घट के 7.6% हो गया 23-24 में, जो कि 22-23 में कितना था 10%। तो ये फैक्ट दोस्तों याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों आइए, ये जो कुछ जो है ये PIV का सोर्स है, PIV का सोर्स से लिया गया है, देखिएगा इससे जो है ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा जो है फैक्ट इससे पूछा जाता है, तो आप याद रख लीजिएगा। देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था लिखा हुआ है, यहाँ देखिएगा दोस्तों लिखा हुआ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक नज़र। इसमें देखिए दोस्तों काला है, ये देखिएगा, ये दिया हुआ है GDP वृद्धि दर, GDP में ग्रोथ रेट दोस्तों। तो ये देखिएगा दोस्तों GDP ग्रोथ रेट दिया हुआ है, ये देखिएगा ये 20-21 का डाटा है दोस्तों। ये जो डायग्राम देख रहे हैं इसमें -5.8% जो है था दोस्तों GDP ग्रोथ, यानी GDP ग्रोथ में माइनस में चला गया था। जब 21-22 में दोस्तों 9.7% हो गया GDP ग्रोथ रेट, और उसके बाद धीरे धीरे 9.7, फिर 7, फिर जो है 8.2 हो गया दोस्तों GDP ग्रोथ रेट। फिर ये 24-25 में दोस्तों ये डाटा आपको याद रखना है, 6.5 से 7% जो है GDP ग्रोथ रेट होने का अनुमान है 24-25 में, जो कि 23-24 में कितना था दोस्तों 8.2%। तो इसको याद रखिएगा, 23-24 में दिया हुआ था 8.2%, और 24-25 में अनुमान है कि 6.5 से 7% GDP ग्रोथ रेट होगा। तो ये फैक्ट दोस्तों याद रखिएगा। उसके बाद जो है दोस्तों ये राजकोषीय घाटा देखिएगा, इस GDP ग्रोथ रेट याद हो गया। उसके बाद दोस्तों ये देखिए राजकोषीय घाटा जो है GDP का प्रतिशत में, तो राजकोषीय घाटा देखिए दोस्तों 20-21 में कितना था, ज़्यादा उधार। राजकोषीय घाटा का मतलब होता है सरकार जो है बजट में जो प्रावधान रहता है एक्सपेंडिचर का, वो अगर ज़्यादा खर्च हो जाता है दोस्तों, रेवेन्यू से रिसिप्ट से ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो जाता है, तो सरकार जो है मार्केट से बोरोइंग करता है दोस्तों, उधार लेता है, तो उसी को जितना उधार लेता है उसी को कहा जाता है राजकोषीय घाटा। तो ये दोस्तों GDP का 2020-21 यानी जब समय लॉकडाउन था दोस्तों, तो सरकार ने 9.2% उधार लिया था GDP का प्रतिशत में दिया हुआ है दोस्तों डायग्राम में, ये 9.2% जो है GDP पर इतना सरकार उधार लिया था। उसके बाद देखिए दोस्तों उधार धीरे धीरे घटते गया 6.7, 6.5 22-23 में, और ये 23-24 में दोस्तों कितना राजकोषीय घाटा 5.6, मानी कि सरकार धीरे धीरे उधारी कम कर रहा है दोस्तों। 23-24 में 5.6% ये फिस्कल डेफिसिट है। राजकोषीय घाटा जो पहले था 6.4%, 22-23 में, वो दोस्तों 23-24 में राजकोषीय घाटा कितना हो गया 5.6%। उसके बाद ये राजकोषीय घाटा हो गया दोस्तों दूसरा फैक्ट। अब ये तीसरा फैक्ट देखिएगा दोस्तों, विदेशी मुद्रा भंडार जो है, फॉरेन रिजर्व जो है दोस्तों, फॉरेक्स रिजर्व कहते हैं दोस्तों। ये विदेशी मुद्रा भंडार $बिलियन में दिया हुआ है, और मार्च 2024 के अंत तक का ये डाटा है दोस्तों, 31 मार्च तक का डाटा कर सकते हैं। तो विदेशी मुद्रा भंडार जो है $बिलियन में दोस्तों, तो इसका देखिएगा डायग्राम थोड़ा, विदेशी मुद्रा भंडार जो है ना, देखिए 20-21 में दोस्तों कितना $577 बिलियन था फॉरेक्स रिजर्व इंडिया का, 21 में बढ़ा है 607, फिर उसके बाद फिर 578, फिर दोस्तों ये 23-24 में देखिएगा कितना हो गया 23-24 में, ये 2023-24 का डाटा है दोस्तों, $646.4 बिलियन जो है भारत का फॉरेक्स रिजर्व है, $646.4 बिलियन ये भारत का फॉरेक्स रिजर्व है। तो ये भी फैक्ट दोस्तों याद रखिएगा, 2023-24 में जो है भारत का फॉरेक्स रिजर्व 646.4, यानी कि इसमें भी दोस्तों देखिए फॉरेक्स रिजर्व 577 फिर बढ़ा, फिर कमा, फिर बढ़ा, यानी फॉरेक्स रिजर्व भी दोस्तों अप डाउन हो रहा है। यानी ये क्वेश्चन आता है कि कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, कॉन्स्टेंटली घट रहा है, या जिग जैग कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, तो इसमें फॉरेक्स रिजर्व भी दोस्तों कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, यानी जिग जैग लाइक जो है इसका ग्राफ होगा। अब बस इतना याद रखिएगा, 23-24 में भारत का फॉरेक्स रिजर्व मार्च के अंत तक $646.4 बिलियन है, विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व। उसके बाद हो गया दोस्तों GDP ग्रोथ रेट हो गया, ये देखिए GDP ग्रोथ रेट हो गया। उसके बाद राजकोषीय घाटा हो गया दोस्तों, विदेशी मुद्रा भंडार हो गया। उसके बाद आ जाइए इधर, ये भी दोस्तों फैक्ट बहुत पूछा जाता है, ये खाद्यान्न उत्पादन है दोस्तों। इसको देखिएगा दोस्तों, खाद्यान्न उत्पादन में ये मिलियन टन में दिया हुआ है। 2020-21 में कितना खाद्यान्न उत्पादन हुआ था दोस्तों 310 मिलियन टन, 2021-22 में 315 मिलियन टन, 2022-23 में 329 मिलियन टन, और फिर 2023-24 में दोस्तों 328.9 मिलियन टन। आपको ये 23-24 वाला डाटा याद रखना है, 328.9 मिलियन टन जो है दोस्तों इस बार खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है 23-24 में। 23-24 करने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक का ये है, इसमें 328 मिलियन टन इस एक साल में दोस्तों कुल खाद्यान्न का उत्पादन हुआ 328.9 मिलियन टन। तो ये फैक्ट दोस्तों याद रखिएगा। उसके बाद आ जाइए औद्योगिक वृद्धि दर, ये जो है दोस्तों ये औद्योगिक वृद्धि दर है। स्थिर मूल्य पर वृद्धि दर कितना हुआ है, स्थिर मूल्य दोस्तों आधार वर्ष पर जो मूल्य निकाला जाता है GDP का, उसको कहा जाता है स्थिर मूल्य पर। तो स्थिर मूल्य पर वृद्धि दर दोस्तों औद्योगिक ग्रोथ रेट कितना है, तो देखिए 2020-21 में औद्योगिक ग्रोथ रेट -0.4, यानी लॉकडाउन था, इंडस्ट्री पनप नहीं पाया था, अच्छा से ग्रो नहीं कर पाया था। फिर 21-22 में दोस्तों जैसे कोरोना खत्म हुआ 12.2% जो है स्थिर मूल्य पर औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि हुआ। फिर 22-23 में 2.1% वृद्धि, 23-24 में दोस्तों औद्योगिक वृद्धि दर जो है 9.5% है। तो ये याद रखिएगा, 2023-24 वाला ये डाटा याद रखिएगा दोस्तों, औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि कितना है 9.5% स्थिर मूल्य पर। उसके बाद दोस्तों सेवा क्षेत्र में देखिएगा, मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि, मूलभूत मतलब स्थिर मूल्य पर दोस्तों, मूलभूत का मतलब ही होता है आधार वर्ष पर जो है कीमतों पर
आधार वर्ष पर जो है कैलकुलेट किया जाता है जो दोस्तों बेस ईयर पर, उसमें कहा जाता है मूलभूत कीमत। तो मूलभूत कीमतों पर जो है सकल मूल्य वृद्धि कितना हुआ है 2021 में देखिए दोस्तों माइनस में ग्रोथ रेट है सेवा क्षेत्र का। उसके बाद दोस्तों 9.2% 21-22 में हुआ था। फिर 22-23 में देखिए दोस्तों 10% जो है सेवा क्षेत्र में वृद्धि हुआ है। 23-24 में अनुमान है कि 7 पॉइंट और सॉरी दोस्तों ये जो है 2023 में 7.6% सेवा क्षेत्र में वृद्धि देखा गया है। तो सेवा क्षेत्र में कितना वृद्धि हुआ दोस्तों 7.6, जबकि औद्योगिक क्षेत्र में कितना हुआ था वृद्धि 9.5 स्थिर मूल्य पर। और ये भी दोस्तों सेवा क्षेत्र में स्थिर मूल्य पर कितना हुआ है 7.6% वृद्धि हुआ है। उसके बाद ये आज इफेक्ट हो गया दोस्तों अवदेशित पूंजी व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये जीडीपी का कितना प्रतिशत है, कितना जो है पूंजीगत व्यय किया जाता है भारत सरकार के द्वारा। तो 2020-21 में दोस्तों 2.1% कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ था लॉकडाउन के समय, फिर 2.5, फिर 2.7, फिर 3.2, यानी दोस्तों कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का 20 के बाद बढ़ ही रहा है। तो इसमें याद रखिएगा आप दोस्तों ये 23-24 वाला फैक्ट आप याद रखिएगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है जीडीपी का दोस्तों ये 3.2% है, 3.2%। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट आइएगा विदेशी व्यापार फॉरेन ट्रेड जो हुआ है दोस्तों बिलियन डॉलर में ये दिया हुआ है। देखिए दोस्तों ये आयात का ग्राफ है, ये 2020-21 में का डाटा है दोस्तों 394.4, इतना हमने आयात किया यानी इंपोर्ट किया दोस्तों, बाहर से मंगाया, और हमने एक्सपोर्ट किया कितना दोस्तों 291.8 बिलियन डॉलर का। इतना डॉलर का जो है 291.8 बिलियन डॉलर का दोस्तों हमने एक्सपोर्ट किया, निर्यात किया। और आपको ये नहीं याद रखना है 2020 वाला, आपको याद रखना है ये वाला 2023-24 में जो है दोस्तों हमने आयात किया है 675.4 बिलियन डॉलर, 675.4 बिलियन डॉलर हमने आयात किया है। और निर्यात कितना किया है दोस्तों 437.1 बिलियन डॉलर, 437 बिलियन डॉलर हमने निर्यात किया है और 675 बिलियन डॉलर हमने आयात किया है। तो इसमें दोस्तों मेरा जो है ज़्यादा हम बाहर से मंगाए कम बाहर एक्सपोर्ट कर पाए तो मेरा ये ट्रेड डेफिसिट कहा जाता है। इसी को दोस्तों विदेश व्यापार घाटा कहा जाता है, ट्रेड डेफिसिट। क्योंकि हमने ज़्यादा आयात कर लिया 675 बिलियन डॉलर का, हमने एक्सपोर्ट किया 437 बिलियन डॉलर। ये फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों, पूछ देता रहता है कि विदेशी व्यापार जो है बिलियन डॉलर में तब 2023-24 में कितना था, तो भारत का 675.4 बिलियन डॉलर हमने आयात किया और 437.1 बिलियन डॉलर हमने एक्सपोर्ट किया। ओवरऑल मेरा घाटा ही रहा ट्रेड में। ये दोस्तों हो गया। उसके बाद दोस्तों ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद ये देखिएगा दोस्तों आर्थिक समीक्षा 2023-24 को 13 अध्याय में बांटकर वर्णन किया गया। कितना अध्याय में 13 अध्याय में। पहला अध्याय दोस्तों अर्थव्यवस्था की स्थिति, जिसका थीम है निरंतर आगे बढ़ते रहे। इसमें दोस्तों वैश्विक अर्थव्यवस्था ने 2023 में 3.2% की वृद्धि दर्ज की है। वैश्विक अर्थव्यवस्था ने 2023 में 3.2% की वृद्धि दर्ज की। वर्तमान मूल्य पर समग्र जीवीए में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र का हिस्सा दोस्तों वित्त वर्ष 2024 में याद रखिएगा दोस्तों वर्तमान मूल्य पर है कृषि का दोस्तों 17.7%, याद रखिएगा कृषि कितना है 17.7%, उद्योग दोस्तों 27.6% और सेवा क्षेत्र का योगदान है 54.7%। इतना दोस्तों जीवीए में जो है सेवा क्षेत्र का योगदान है वित्त वर्ष 2024 में दोस्तों। और किस पर वर्तमान मूल्यों पर 17.7% कृषि का योगदान है, 27.6% उद्योग का योगदान है और 54.7% दोस्तों ये सेवा क्षेत्र का योगदान है। वित्त वर्ष 2024 में विनिर्माण क्षेत्र में 9.9% की वृद्धि हुई है। जो फाइनेंशियल ईयर 2024 में दोस्तों विनिर्माण क्षेत्र में कितना की वृद्धि हुई है 9.9%। उसके बाद दोस्तों क्या दिया है कि सरकार देश में 81.4 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है। कितना लोग को दोस्तों 81.4 करोड़ लोगों। जनधन योजना के लाभार्थियों की संख्या कितना है 51.6 करोड़ तक पहुंच गई है। वित्त वर्ष 2024 के लिए पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है दोस्तों 9.5 लाख करोड़। इतना जो है वित्त वर्ष 2024 में कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा 9.5 लाख करोड़। और खुदरा मुद्रास्फीति जो है दोस्तों ये 2024 में 5.4% पहुँच गया है। उसके बाद वित्त वर्ष 2024 में भारत का सेवा निर्यात जो है दोस्तों सर्विस सेक्टर का जो एक्सपोर्ट है, भारत का सेवा निर्यात जो 341 बिलियन US डॉलर रहा है। तो याद रखिए हमने कितना का सर्विस एक्सपोर्ट किया है दोस्तों 341 बिलियन US डॉलर का। और चालू खाता घाटा करेंट अकाउंट डेफिसिट जो है दोस्तों ये जीडीपी का 0.7% है भारत का। चालू खाता घाटा जीडीपी का 0.7%। और वित्त वर्ष 2024 के दौरान शुद्ध FDI प्रवाह 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ये दोस्तों फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट FDI के थ्रू कितना भारत में आया 2024 में दोस्तों 44 बिलियन US डॉलर आया था इंडिया में FDI के माध्यम से। और शुद्ध FDI के माध्यम से दोस्तों 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 26.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर आया है। यानी दोस्तों FDI या FII से जो है दोस्तों ज़्यादा बाहर से पैसा आ रहा है, जबकि FDI से कम आ रहा है। यहाँ देखिए FDI के थ्रू जो है बाहर से 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर आया है, जहाँ वहीं FDI से 26.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर आया है। यानी सबसे ज़्यादा जो है हिस्सा दोस्तों बाहर से पैसा आने का FII के थ्रू आता है, यानी उसी को FDI कहा जाता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। FDI से दोस्तों सबसे ज़्यादा आता है, उसके बाद FDI से आता है पैसा विदेश से। ये हो गया दोस्तों। उसके बाद अध्याय नंबर 2 देखिएगा। अध्याय 2 है दोस्तों मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता। क्या है मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता? स्थिरता ही मूल मंत्र है। ये थीम के साथ
अध्याय 2 है दोस्तों, कृषि क्षेत्र का GNPA सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति अनुपात मार्च 2024 के अंत तक 6.5% पर उच्च बना हुआ है। कृषि क्षेत्र का GNPA। RBI प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल हुआ, जिसका उद्देश्य था दोस्तों, प्रोजेक्ट नेक्सस में RBI जो है शामिल हुआ। ये प्रोजेक्ट नेक्सस याद रखिएगा दोस्तों, RBI जो है प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल हुआ और जिसका उद्देश्य था 4 आसियान देश, जैसे मलेशिया हुआ दोस्तों, फिलीपींस हुआ, सिंगापुर हुआ, थाईलैंड हुआ। याद रखिए 4 आसियान देश, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ऐसे आप याद सकते हैं। थाईलैंड, सिंगापुर, आप ये मलेशिया और फिलीपींस। और भारत के फास्ट पेमेंट सिस्टम को जोड़ना है, भारत के फास्ट पेमेंट सिस्टम को, आसियान के 4 आसियान देश और भारत के फास्ट पेमेंट सिस्टम को जोड़ना है और ये 2026 तक लागू हो जाएगा दोस्तों, प्रोजेक्ट नेक्सस के थ्रू। उसके बाद है वित्त वर्ष 2024 में UPI प्लेटफॉर्म पर किए गए लेन देन का मूल्य दोस्तों 200 लाख करोड़ रुपया है। यानी UPI प्लेटफॉर्म पर जो है दोस्तों ट्रांजैक्शन कितना हुआ है, 200 लाख करोड़ का। उसके बाद है भारत में उधार लेने वाले ग्राहकों की संख्या के मामले में भारतीय माइक्रो फाइनेंस संस्थान जो है दोस्तों, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन क्षेत्र चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा है। यानी भारत में जो उधार सबसे ज़्यादा लेने वाले ग्राहक कौन है दोस्तों, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, और ये चीन के बाद दूसरा है। चीन में सबसे ज़्यादा लोन लेता है दोस्तों माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, उसके बाद भारत में लेता है। उसके बाद है दोस्तों RBI के वित्तीय समावेशन सूचकांक। RBI के वित्तीय समावेशन सूचकांक में सुधार किया है, जो मार्च 2023 में 60.1 से बढ़कर मार्च 24 में 64.2 हो गया है दोस्तों। इस सूचकांक में सुधार किया है, जो मार्च 2023 में 60 था से बढ़कर मार्च 2024 में 64.2 हो गया है। वित्तीय समावेशन सूचकांक में ये सुधार आया। उसके बाद है वित्तीय वर्ष 2024 में बाजार पूंजीकरण के हिसाब से भारतीय शेयर बाजार दुनिया में 5वें स्थान पर है दोस्तों। मार्केट वैल्यूएशन, बाजार पूंजीकरण, मार्केट कैपिटलाइजेशन इसको कहा जाता है दोस्तों। बाजार पूंजीकरण को मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से भारतीय शेयर बाजार जो है दोस्तों ये 5वां स्थान पर है वित्त वर्ष 24-25 में। ये हो गया दोस्तों। उसके बाद आइए अध्याय नंबर 3 दोस्तों। अध्याय नंबर 3 है दोस्तों, इसका नाम अध्याय 3 है कीमतें और मुद्रास्फीति। कीमतें और मुद्रास्फीति, जिसका थीम है दोस्तों नियंत्रण में बाह्य क्षेत्र समृद्धि के बीच स्थिरता। भारत वित्त वर्ष 2024 में खुदरा मुद्रास्फीति को 5.4% रहा है 2024 में। नवंबर 2023 में सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए इसे किफ़ायती बनाने के लिए 27.5 रुपये पर केजी की रियायती कीमत पर भारत आटा पेश किया और फरवरी 2024 में सरकार ने 29 रुपये पर केजी की रियायती कीमत पर भारत चावल पेश किया। वित्त वर्ष 2024 में 6 राज्य हरियाणा, राजस्थान, उड़ीसा, तेलंगाना, मणिपुर और त्रिपुरा में मुद्रास्फीति 6% से अधिक थी। बाकी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में दोस्तों 6% से कम थी। उसके बाद IMF ने भारत के लिए 2024 में 4.6% और 2025 में 4.2% की मुद्रास्फीति दर का अनुमान लगाया है। 24 में 4.6 और 25 में 4.2% इन्फ्लेशन रेट रहने का अनुमान लगाया है। कौन दोस्तों, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। उसके बाद दोस्तों अध्याय 4 है बाह्य क्षेत्र। बाह्य क्षेत्र में का थीम है दोस्तों समृद्धि के बीच स्थिरता। वैश्विक FDI 2023 में 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया था, वैश्विक FDI, ग्लोबल FDI, और भारत कुल निर्यात 776 बिलियन US डॉलर को पार कर गया। भारत कुल निर्यात, कुल एक्सपोर्ट जो है 776 बिलियन US डॉलर को पार कर गया। वित्त वर्ष 2023 में कुल आयात भी इंपोर्ट भी बढ़कर 898 बिलियन US डॉलर हो गया। यानी कि दोस्तों जितना एक्सपोर्ट बढ़ा था 776 बिलियन US डॉलर, तो ये इंपोर्ट भी बढ़ गया। कुल आयात भी 2023 में बढ़ के 898 बिलियन US डॉलर हो गया था। उसके बाद भारत का रक्षा उत्पाद वित्त वर्ष 23 में, रक्षा उत्पाद दोस्तों वित्त वर्ष 23 में 108,684 करोड़ रुपया हो गया था भारत का रक्षा उत्पाद। और शीर्ष 25 हथियार निर्यातक यानी एक्सपोर्टर देशों की सूची में भारत जो है अपना स्थान बना लिया था 2023 में, क्योंकि रक्षा उत्पाद कितना पहुंच गया था दोस्तों, 108,000 करोड़ लगभग, और ये शीर्ष 25 हथियार एक्सपोर्टर निर्यातक देश की सूची में स्थान पा लिया। उसके बाद भारत चीन के बाद फुटवियर का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक उत्पादन है। फुटवियर, भारत 9वां सबसे बड़ा वैश्विक फुटवियर निर्यातक है। भारत 2022 में दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक था, दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक। तेलंगाना भारत के फार्मा उत्पाद में 30% से अधिक का योगदान देता है। तेलंगाना राज्य दोस्तों भारत के फार्मा उत्पादन में 30% से अधिक योगदान देता है। कर्नाटक डिजिटल इकोनॉमी मिशन का लक्ष्य 2026 तक भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था में 300 बिलियन US डॉलर का योगदान देना है। उसके बाद भारत सरकार का लक्ष्य है 2030 तक 23 जलमार्ग को चालू करना है। उसके बाद दोस्तों विश्व बैंक के अनुसार भारत शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता देश है। विश्व वर्ल्ड बैंक के अनुसार सबसे ज़्यादा रेमिटेंस भारत प्राप्त करता है, जहां 2023 में प्रेषण 120 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था 2023 में। भारत दुनिया में अत्यधिक कुशल AI, मशीन लर्निंग और बिग डेटा वर्कर्स का दूसरा सबसे बड़ा पूल है। 21 जून 2024 को विदेशी मुद्रा भंडार जो है दोस्तों 21 जून 2024 को विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व जो है दोस्तों 653.7 बिलियन डॉलर हो गया था। इसको याद रखिएगा, कितना फॉरेक्स रिजर्व हो गया था दोस्तों, 653.7 बिलियन US डॉलर 21 जून 2024 का।
विश्व सेवा निर्यात में भारत के सेवा निर्यात का हिस्सा 4.3% है। विश्व के सेवा निर्यात में भारत का हिस्सा कितना है? 4.3%। दूरसंचार, कंप्यूटर, सूचना सेवा निर्यात में भारत का स्थान दूसरा है और सांस्कृतिक और मनोरंजक सेवा निर्यात में भारत का स्थान छठा है। उसके बाद दोस्तों आ जाइए अध्याय 5 पर, मध्यम अवधि परिदृश्य नए भारत के लिए विकास की दृष्टि। इसमें दोस्तों दिया है फैक्ट, अमृतकाल की विकास रणनीति 6 प्रमुख क्षेत्रों पर आधारित है। अमृतकाल की विकास रणनीति दोस्तों 6 प्रमुख क्षेत्र पर आधारित है। पहला है निजी निवेश को बढ़ावा देना, एमएसएमई का विस्तार करना, विकास इंजन के रूप में कृषि को अपनाना, हरित परिवर्तन को वित्त पोषित करना, शिक्षा रोजगार के जो गैप है, अंतर है, उसको खत्म करना और राज्यों की क्षमता निर्माण पर फोकस करना। ये 6 प्रमुख क्षेत्र पर आधारित है अमृतकाल के विकास रणनीति। संयुक्त राष्ट्र की जनसंख्या अनुमान के अनुसार भारत की कामकाजी आयु वर्ग की आबादी दोस्तों ये 15 से 59 वर्ष की आयु को कहा जाता है कामकाजी आयु वर्ग। तो ये दोस्तों भारत की कामकाजी आयु वर्ग जो 15 से 59 वर्ष है, ये 2044 तक बढ़ती रहेगी। ये संयुक्त राष्ट्र की जनसंख्या रिपोर्ट का अनुमान है। भारत की तेज़ी से बढ़ती आबादी का 65% हिस्सा जो है दोस्तों ये 35 वर्ष से कम आयु का है। मतलब 65% आबादी जो है भारत का वो 35 वर्ष से कम आयु का है। उनमें से कई लोगों के पास आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक कौशल नहीं यानी स्किल नहीं है। लगभग 51.25% युवा रोजगार योग्य माने जाते हैं, यानी 50%, यानी हर 2 में एक बेरोजगार है दोस्तों, या स्किलफुल नहीं है, योग्य नहीं है रोजगार के लिए, यानी 2 में से एक भी अभी भी आसानी से रोजगार योग्य नहीं है। अध्याय 6 है दोस्तों जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा संक्रमण समझौताकारी सामंजस्य। इसमें दिया है 30 अप्रैल 2024 तक स्थापित विद्युत क्षमता 442.8 गीगावाट है। 442.8 गीगावाट विद्युत क्षमता दोस्तों, ये 442 गीगावाट है 30 अप्रैल 2024 तक। इसका सोर्स देखिए दोस्तों, तो कोयला क्षेत्र से कितना होता है 210 गीगावाट, सौर क्षेत्र से 82.64 गीगावाट और बड़ी हाइड्रो से 46.93 गीगावाट, पवन से 46 गीगावाट, गैस से 24 गीगावाट। यानी कोयला से 210, सौर ऊर्जा से 82, बड़ी हाइड्रो जो है दोस्तों यानी जल विद्युत से 46, ये लगभग 47 मान लीजिए, पवन ऊर्जा से भी 46 और गैस से दोस्तों 24, यानी सबसे कम गैस से और सबसे ज़्यादा कोयला से विद्युत क्षमता का उत्पादन किया जाता है। इस चार्ट से यही पता चलता है कि सबसे ज़्यादा कोयला से 210 और सबसे कम गैस 24। उसके और भारत का 30 अप्रैल 2024 तक कितना है विद्युत क्षमता दोस्तों 442.8 गीगावाट। उसके बाद है कि सरकार ने जनवरी फरवरी 2023 में 16,000 करोड़ के सोवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किए हैं, जनवरी फरवरी 2023 में। इसके बाद अक्टूबर दिसंबर 2023 में 20,000 करोड़ जारी किए हैं। अध्याय 7 देखिएगा दोस्तों सामाजिक क्षेत्र कल्याण जो सशक्त करें। इसमें देखिएगा वित्त वर्ष 2023 में शीर्ष प्राप्तकर्ता राज्य है दोस्तों 2023 में सबसे ज़्यादा प्राप्तकर्ता राज्य है महाराष्ट्र है, उसके बाद कर्नाटक है दोस्तों, उसके बाद गुजरात है। 2023 में शीर्ष प्राप्तकर्ता राज्य महाराष्ट्र है, उसके बाद कर्नाटक। उसके बाद देखिएगा दोस्तों अध्याय 7 प्रत्येक गांव या कस्बों में चयनित स्वास्थ्य सेवा को संतृप्त करने और नागरिकों को सरकार की प्रमुख योजना के बारे में सूचित करने के लिए सितंबर 2023 में आयुष्मान भव अभियान शुरू किया गया दोस्तों। इसको याद रखिएगा, आयुष्मान भव अभियान क्या और मतलब क्या है दोस्तों, सरकार की प्रमुख योजना के बारे में गाँव या कस्बों में चयनित स्वास्थ्य सेवाओं को संतृप्त करने के लिए और नागरिकों को सरकार की प्रमुख योजना के बारे में सूचित करने के लिए आयुष्मान भव अभियान शुरू किया गया। एम्स देवघर में दोस्तों 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है। एम्स देवघर में कितना दोस्तों 10,000वां, यानी अब तक 10,000 कर चुका है, तो एम्स देवघर में 10,000वां जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है। पोषण भी पढ़ाई भी मई 2023 में शुरू किया गया दोस्तों, पोषण भी पढ़ाई भी। उसके बाद सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में भारत का अनुसंधान और विकास निवेश यानी R&D पर दोस्तों ये GDP का सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत GDP का प्रतिशत है दोस्तों 0.64%, यानी हम लोग जो है दोस्तों मतलब भारत जो है 0.64% जो है GDP का, इतना ही हम लोग अनुसंधान और विकास यानी R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। GDP का कितना 0.64%, जबकि चाइना देखिए 2.41% निवेश कर रहा है, अमेरिका दोस्तों 3.47% और इजराइल को देखिए दोस्तों 5.71% जो है, जो कि सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट R&D पे कौन खर्च कर रहा है दोस्तों, इजराइल 5.71%। उसके बाद वित्त वर्ष 23-24 में राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय लिंगानुपात दोस्तों SRB जन्म के समय लिंगानुपात जो है बढ़कर कितना हो गया है 930 हो गया है दोस्तों, याद रखिएगा वित्त वर्ष 2023-24 में जन्म के समय लिंगानुपात 930 हो गया है। उसके बाद 2020 में शुरू किए गए विज्ञान ज्योति कार्यक्रम का उद्देश्य 9 से 12वीं कक्षा तक के विभिन्न विज्ञान और प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों में लड़कियों के कम प्रतिनिधित्व को संबोधित करना है। ये विज्ञान ज्योति कार्यक्रम का उद्देश्य है दोस्तों कि 9 से 12वीं कक्षा तक के जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम है उसमें लड़कियों को प्रोत्साहित करना, क्योंकि दोस्तों उसमें
लड़का ज़्यादा है, लड़कों की संख्या ज़्यादा है, लड़कियों की संख्या कम है विज्ञान और प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम में। 10 जुलाई 2024 तक स्वच्छ भारत ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन क्या है दोस्तों, इसको देखिए। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत 11.5 करोड़ शौचालय बनाया गया है, 11.57 करोड़ शौचालय। 34.7 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत कार्ड बनाए गए हैं, 34.7 करोड़ से अधिक। पीएम आवास ग्रामीण के तहत पिछले 9 वर्षों में गरीबों के लिए दोस्तों 2.63 करोड़ घर बनाए गए हैं। उसके बाद है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY स्वास्थ्य बीमा के तहत 22 मानसिक विकार कवर किए गए हैं। उसके बाद तमिलनाडु में देश की गरीब आबादी का 1% से भी कम है, यानी तमिलनाडु में दोस्तों गरीबी बहुत कम है, 1% से भी कम है। जबकि बिहार और यूपी में दोस्तों 20%, बिहार में और यूपी में 25%, यानी दोस्तों बिहार में गरीबी कितना है 20% और यूपी में कितना है 25% गरीबी, जबकि तमिलनाडु में दोस्तों जो है ये 1% से कम है। अध्याय 8 दोस्तों रोजगार और कौशल विकास गुणवत्ता की ओर चीन के साथ शुरू हुआ है। यह अध्याय 8 में दिया है दोस्तों फैक्ट। 2022-23 में बेरोजगारी दर घटकर कितना हो गया था 22-23 में 3.2%। सरकार ने AI सक्षम परिस्थिति तंत्र सुनिश्चित करने और देश के युवाओं को AI से जोड़ने के लिए कई पहल शुरू की, जैसे फ्यूचर स्किल प्राइम, UI यूथ फॉर उन्नति एंड डेवलपमेंट विथ AI, स्कूली छात्रों के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम और रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ 2022 शुरू किया है, यानी बहुत सारा दोस्तों ये शुरू किया है। देखिएगा AI जोड़ने के लिए कई पहल, जैसे फ्यूचर स्किल्स प्राइम, UI यूथ फॉर उन्नति एंड डेवलपमेंट विथ AI, स्कूली छात्रों के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम और रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ 2022 शुरू किया है। 2021-22 में 77 लाख कर्मचारी जो है दोस्तों ये गिग इकोनॉमी में लगे हुए हैं। गिग इकोनॉमी दोस्तों किसको कहा जाता है, जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, ओला, उबर, ये सब में जो काम करता है वर्कर, उसको कहा जाता है गिग वर्कर दोस्तों। तो ये गिग इकोनॉमी में कितना लाख कर्मचारी है 77 लाख कर्मचारी, जबकि 2029-30 तक गिग वर्कफोर्स के 2.35 करोड़ तक बढ़ने का अनुमान है। उम्मीद है दोस्तों कि हम लोग 2.35 करोड़ तक गिग वर्कर जो है 29-30 तक बढ़ जाएगा। उसके बाद PM विश्वकर्मा योजना जो है दोस्तों ये 18 ट्रेंडों में कारीगर और शिल्पकारों को इंड टू इंड सहायता प्रदान करेगी। PM विश्वकर्मा योजना कारीगर और शिल्पकारों को इंड टू इंड करेगा सहायता। उसके बाद अध्याय 9 देखिए दोस्तों, कृषि और खाद्य प्रबंधन। यदि हम सही कर लें तो कृषि में बढ़ोतरी अवश्य है। इस टीम के साथ पहला है भारतीय कृषि क्षेत्र लगभग 42.3% आबादी को आजीविका सहायता प्रदान करता है। इसका अर्थ हुआ कि 42.3% आबादी जो है दोस्तों ये कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ है भारत में। वर्तमान मूल्यों पर देश के सकल घरेलू उत्पाद GDP में इसकी हिस्सेदारी कितना है दोस्तों, वर्तमान मूल्य पर 8.2% भारत के GDP में योगदान है, 8.2% कृषि क्षेत्र का। 2022-23 में खाद्यान्न उत्पादन 329 मिलियन टन के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था, 329 मिलियन टन, और तिलहन उत्पादन 41 मिलियन तक पहुंच गया। 2022-23 में 23-24 में खाद्यान्न उत्पादन ये कम गया। 22-23 में कितना था दोस्तों 329.7 मिलियन टन, जबकि 23-24 में खाद्यान्न उत्पादन 328.8 मिलियन टन से थोड़ा कम है। सूक्ष्म सिंचाई के कवरेज का विस्तार करने के लिए संसाधन जुटाने में राज्यों की सुविधा के लिए नाबार्ड के साथ 5,000 करोड़ रुपये की प्रारंभिक राशि का एक सूक्ष्म सिंचाई कोष MIF भी बनाया गया है। माइक्रो इरिगेशन फंड कहा जाता है दोस्तों, ये 5 करोड़ रुपये का नाबार्ड के साथ मिलकर बनाया गया है। उसके बाद सल्फर की कमी को दूर करने के लिए सल्फर युक्त यूरिया का नाम है दोस्तों यूरिया गोल्ड। यूरिया गोल्ड का नाम क्या है दोस्तों, सल्फर युक्त यूरिया का नाम है यूरिया गोल्ड की शुरुआत मिट्टी में पोषक तत्वों के संतुलन को बेहतर बनाने के उपाय है। 2022-23 में भारत ने 17.54 मिलियन टन का रिकॉर्ड मछली उत्पादन हासिल किया, जो विश्व में तीसरे स्थान पर है। कितना मछली उत्पादन दोस्तों 17.54 मिलियन टन, और वैश्विक उत्पादन का ये कितना है 8%। ऑपरेशन ग्रीन का दायरा 3 फसल पर था दोस्तों। ऑपरेशन ग्रीन टमाटर प्याज आलू उसको बढ़ाकर 22 जल्दी खराब होने वाली फसलों तक कर दिया गया है, जिसमें 10 फल है दोस्तों, 11 सब्जियां हैं और 1 समुद्री यानी झींगा शामिल है। अध्याय 10 देखिएगा दोस्तों, उद्योग मध्यम और लघु दोनों अपरिहार्य है, यानी उद्योग में दोस्तों मध्यम। 10वां अध्याय है उद्योग इंडस्ट्री। देखिए दोस्तों 10वां इंडस्ट्री है, उसमें मध्यम और लघु दोनों जरूरी है दोस्तों, उद्योग में मध्यम और लघु। भारत की फार्मास्यूटिकल बाजार वर्तमान में $50 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है दोस्तों। भारत का फार्मास्यूटिकल बाजार यह मात्रा के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है, मात्रा के हिसाब से। शीर्ष 20 वैश्विक जेनरिक कंपनियों में से 8 भारत में स्थित है। टॉप 20 जो है वैश्विक जेनरिक कंपनी दोस्तों जो जेनरिक दवाओं का निर्माण करते हैं, उसमें से 8 जो है भारत में ही है। 10 हो गया दोस्तों। उसके बाद अध्याय 10 के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा निर्माता है दोस्तों। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा निर्माता यानी टेक्सटाइल, और शीर्ष 5 निर्यातक देश में अपना जगह बनाया है, में से वही जगह बनाया। वित्त वर्ष 2022 से वित्त वर्ष 2028 तक 22 से 28
तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में 4,445 करोड़ रुपया के बजट के साथ 7 PM मित्र पार्क स्थापित किए जाएंगे। 7 PM मित्र पार्क, याद रखिएगा कितना, 7 PM मित्र पार्क 2022 से 28 तक। उसके बाद है अध्याय दोस्तों 11 नंबर देखिएगा, सेवा क्षेत्र यानी सर्विस जो है, विकास के अवसरों को बढ़ावा देना। सेवा क्षेत्र भारत की वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बना हुआ है, जो वित्त वर्ष 2024 में अर्थव्यवस्था के कुल आकार का 55% है दोस्तों। सेवा क्षेत्र वित्त वर्ष 2024 के दौरान सेवाओं का आयात $178 बिलियन हुआ था। भारत के कुल निर्यात का 44% हिस्सा दोस्तों सेवा निर्यात कर रहा है, यानी अगर भारत कुल जितना एक्सपोर्ट करता है उसका 44% हिस्सा जो है दोस्तों वो सर्विस एक्सपोर्ट करता है भारत। उसके बाद व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंकटाड ने विश्व निवेश रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है दोस्तों, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ये अंकटाड जारी करते हैं। उन्होंने प्रकाशित किया 2024 वाला वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, और वर्ष 2023 के FDI प्रवाह के मामले में भारत को 15वां स्थान मिला है। यानी भारत में दोस्तों FDI के प्रवाह के मामले में भारत को 15वां स्थान मिला है। उसके बाद है दोस्तों सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय MORTH ने नेशनल हाईवे पर सड़क सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए एक व्यापक कोरी रणनीति लागू की है। कोरी का मतलब होता है इंजीनियरिंग, इन्फोर्समेंट, इमरजेंसी केयर और एजुकेशन तैयार की है। भारत तीसरे सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है। भारत जो है दोस्तों ये तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है और वैश्विक स्तर पर सबसे तेज़ी से बढ़ते प्रमुख विमान बाजारों में से एक है। वित्त वर्ष 24 में भारतीय हवाई अड्डों पर हवाई यात्री की संख्या 37 करोड़ थी। 37 करोड़ में 30 करोड़ दोस्तों डोमेस्टिक है घरेलू और 7 करोड़ है अंतर्राष्ट्रीय तक पहुँच गई। 2023 में 92 लाख से अधिक विदेशी पर्यटक दोस्तों भारत आए 2023 में। उसके बाद प्रौद्योगिकी स्टार्टअप बढ़कर 2023 में 31,000 हो गया है दोस्तों। ये टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप 2023 में 31,000 हो गया है। सरकार ने स्टार्टअप की फंडिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड की स्थापना की है। स्टार्टअप के लिए मार्च 2024 के अंत तक भारत में कुल टेली घनत्व यानी प्रति 100 जनसंख्या पर टेलीफोन की संख्या कहा जाता है दोस्तों टेली घनत्व, प्रति 100 जनसंख्या पर टेलीफोन की संख्या ये 85.7% हो गया है भारत में कुल टेली घनत्व। वायरलेस टेलीफोन कनेक्शन की संख्या 116.5 करोड़ थी। इंटरनेट ग्राहकों की संख्या 95 करोड़ पहुंच गई। इंटरनेट घनत्व भी बढ़कर 68% हो गया है इंटरनेट घनत्व। उसके बाद भारत में ये दोस्तों इंटरनेट घनत्व 68%, 6,83,175 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर भी बिछाई गई है। भारत में 6G नेटवर्क प्रौद्योगिकी को विकसित करने और तैनात करने के लिए मार्च 2023 में भारत 6G विजन दस्तावेज लॉन्च किया गया था। भारत 6G अलायंस को जुलाई 2023 में सार्वजनिक और निजी कंपनियों, शिक्षाविदों आदि के एक सहयोग मंच के रूप में लॉन्च किया गया था। भारतीय ई कॉमर्स उद्योग 2030 तक $350 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार करने की उम्मीद है। अध्याय 12 देखिएगा दोस्तों, अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। संभावित विकास को प्रोत्साहन देना। वित्त वर्ष 2024 तक कुल 6 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क प्रदान किए गए वित्त वर्ष 2024 तक। इसके अलावा वित्त वर्ष 2025 में 7 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने की योजना है। सरकार राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के तहत चरणबद्ध तरीके से 11 औद्योगिक गलियारा परियोजनाओं का विकास कर रही है। 68,584 से अधिक रूट किलोमीटर और 12 लाख कर्मचारियों के साथ भारतीय रेलवे जो है ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क, इतना कि दोस्तों 68,584 से अधिक किलोमीटर रूट है दोस्तों रेलवे का, और 12.5 लाख कर्मचारी रेलवे में काम कर रहा है दोस्तों। पिछले 5 वर्षों में रेलवे पर पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर 77% की वृद्धि हुई है दोस्तों रेलवे पर कैपिटल एक्सपेंडिचर में। उसके बाद विश्व बैंक का जो है लॉजिस्टिक पर प्रदर्शन सूचकांक, ये विश्व बैंक जारी करता है दोस्तों लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। उसमें अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में भारत की रैंकिंग 2014 में 44 स्थान से सुधार कर 2023 में दोस्तों 22वें स्थान पर आ गई है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2014 में 44 स्थान थे, वहीं 2023 में 22वें स्थान पर आ गई। नेक्स्ट है दोस्तों महाराष्ट्र के कौन है वधावन में। महाराष्ट्र के वधावन में सभी मौसम के अनुकूल ग्रीनफील्ड डीप ड्राफ्ट प्रमुख बंदरगाह के विकास को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। महाराष्ट्र के वधावन में दोस्तों मौसम के अनुकूल ये ग्रीनफील्ड डीप ड्राफ्ट बंदरगाह बनाया जा रहा है, जिसको कैबिनेट ने दोस्तों मंजूरी दे दी है। मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के तहत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह को पर्यटन और अन्य पहलों के लिए चरणबद्ध तरीके से विकसित करने की योजना बनाई गई है। उसके बाद है दोस्तों देखिएगा 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा को, जिनमें 12 हवाई अड्डों का संचालन शुरू हो चुका है। 31 मार्च 2024 तक कुल 190 गीगावाट अक्षय ऊर्जा रिन्यूएबल
एनर्जी क्षमता स्थापित की जा चुकी है 31 मार्च 2024 तक। 31 मार्च 2024 तक देश में कुल 190 गीगावाट अक्षय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता स्थापित की जा चुकी है। पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के मामले में भारत जो है दुनिया में चौथे स्थान पर है दोस्तों, याद रखिएगा। पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के मामले में भारत दुनिया में चौथे स्थान पर है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ाया गया है। वर्तमान में कुल 17 शहरों में 945 किलोमीटर मेट्रो रेल और क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS लाइनें चालू है। 939 किलोमीटर निर्माणाधीन है। एआई सुपर कंप्यूटर कौन है दोस्तों? नाम है एरावत ने जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन 2023 में शीर्ष 500 वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची में 75वां स्थान हासिल किया है। नेशनल हाईवे निर्माण की औसत गति दोस्तों वित्त वर्ष 24 में लगभग 34 किलोमीटर प्रतिदिन हो गई है। नेशनल हाईवे का निर्माण की औसत गति दोस्तों क्या हो गया है 2024 में, यानी हर दिन जो है 34 किलोमीटर जो है नेशनल हाईवे का निर्माण हो रहा है। जल जीवन मिशन के तहत नल से जल कनेक्शन बढ़कर दोस्तों 14.89 करोड़ से अधिक हो गया है, ग्रामीण परिवारों तक पहुंच गया है, जो 76.12% है। उसके बाद दोस्तों अध्याय 13 देखिएगा, जलवायु परिवर्तन और भारत। थीम है हमें इस समस्या को अपने नज़रिए से क्यों देखना चाहिए। जलवायु परिवर्तन के लिए वैश्विक रणनीतियाँ त्रुटिपूर्ण है। पश्चिम दृष्टिकोण समस्या की जड़ है, यानी अति उपभोग की समस्या को हल नहीं करना चाहता है वो पश्चिम दोस्तों, जैसे अमेरिका सब हुआ, ब्रिटेन हुआ, फ्रांस हुआ, ये सब। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और बड़ी मात्रा में दुर्लभ भू खनिजों के खनन की वैश्विक खोज ने जीवाश्म ईंधन की खपत को बढ़ाने में योगदान दिया है। उनकी प्रथाएं प्रकृति के साथ मानवता के अंतर्निहित संबंधों को अनदेखा करती है। इनकी प्रथाएं दोस्तों पश्चिम देश की प्रथाएं। उसके बाद क्या है, भारत को अपनी मूल जड़ों वाली टिकाऊ प्रथा को जरूर अपनाना चाहिए और दूसरे देशों की प्रथा को तभी अपनाना चाहिए जब वे भारत के लिए अनुकूल और टिकाऊ हो। नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, मिशन लाइफ जैसे कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद कर सकता है, क्योंकि मिशन लाइफ में अस्थायी रूप से जीने के लिए 75 लाइफ कार्रवाई सूची शामिल है। तो दोस्तों ये इकोनॉमिक सर्वे जो है इस वीडियो में ख़त्म हो चुका है। आप लोग जाके प्रैक्टिस सेट नंबर 14 जो मैराथन वीडियो में होगा दोस्तों करा दिया गया है, उसको देख लीजिएगा। उसमें 50 MCQ क्वेश्चन है इकोनॉमिक सर्वे का, उसको देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद। और दोस्तों चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा सभी वीडियो का आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए दोस्तों अब समाप्त करते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।